नमस्कार। कल अपन ने प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के बारे में पढ़ा था, जिसमें अपन ने एथेंस और जो स्पार्टा की शिक्षा पद्धतियाँ थी जिनका अध्ययन करके प्लेटो ने अपने शिक्षा सिद्धांत का निर्माण किया। उसके बाद प्लेटो की जो शिक्षा योजना थी 6 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक, उसको अपन ने पढ़ा। उसके 2 स्तर उसने बांटे थे। आज अपन देखेंगे प्लेटो की शिक्षा पढ़ने की विशेषताएं, कि शिक्षा का जो उद्देश्य है या शिक्षा के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ नागरिकों का जो निर्माण प्लेटो करना चाहता है, उस शिक्षा का जो विषय अपन ने देखे कौन कौन से रखे। संगीत, व्यायाम है, अंकगणित है, रेखा गणित है। तो उसके माध्यम से किस प्रकार के नागरिकों का जो निर्माण, सर्वश्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण प्लेटो है वो करना चाहता था। सबसे पहले अपन देखते हैं प्लेटो की शिक्षा प्रणाली की प्रमुख जो विशेषता थी वो चरित्र निर्माण पर बल। यानी प्लेटो अच्छी शिक्षा के माध्यम से एक सर्वश्रेष्ठ चरित्रवान और सद्गुणी नागरिक बनाना चाहता था, जो राज्य के प्रति निस्वार्थ सेवा की भावना रखे, देशभक्ति की भावना रखे, प्रेम की भावना रखे। यानी सर्वप्रमुख जो उद्देश्य था प्लेटो की शिक्षा का वो था चरित्र, अच्छे चरित्र का निर्माण करना या चारित्रिक सर्वश्रेष्ठ चरित्र के जो नागरिक होते हैं उनका निर्माण करना। दूसरा अपन देखते हैं राज्य द्वारा नियंत्रित और अनिवार्य शिक्षा। यानी प्लेटो की जो शिक्षा प्रणाली है वो राज्य द्वारा नियंत्रित है और अनिवार्य भी है। प्रत्येक नागरिक को राज्य का एक तरीके से एक कर्तव्य है प्लेटो की शिक्षा योजना में कि वह नागरिकों को शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। यानी सिर्फ राज्य जो नागरिकों को शिक्षा उपलब्ध करवाएगा उसका उद्देश्य सिर्फ व्यक्तिगत ही नहीं है बल्कि सामाजिक भी है, क्योंकि अपन देखते हैं कि सर्वश्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करना है तो उसका उद्देश्य सामाजिक भी है। तीसरी यदि अपन विशेषता देखें प्लेटो की तो वो है कला और साहित्य पर नियंत्रण। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना में जो विषय शामिल किए उसमें कला और साहित्य भी था, लेकिन वो एक ऐसे गंदे साहित्य का पक्षधर नहीं है जो युवकों को अच्छे रास्ते से हटाकर बुरे रास्ते पर ले जाए। इसलिए जो भी कला या साहित्य जो विषय पढ़ाए जाएंगे वो पूर्णतः राज्य के नियंत्रण में रहेंगे। चौथी अपन विशेषता देखते हैं प्लेटो की, वो थी स्त्री पुरुषों दोनों के लिए समान शिक्षा। जैसा कि अपन ने देखा एथेंस की जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें समान शिक्षा व्यवस्था नहीं थी। लड़कियों को जो घरेलू आवश्यकता के काम में आने वाली शिक्षा थी वही दी जाती थी, लेकिन प्लेटो ने अपनी शिक्षा प्रणाली में स्त्री और पुरुषों दोनों के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था की है। पांचवी जो विशेषता है वो शिक्षा राज्य के कर्तव्य के रूप में, क्योंकि व्यक्ति के गुणों को उभार के उसकी आत्मा में जो ज्ञान है उसको बाहर निकाल के प्रमुख उद्देश्य जो था वो था कि उसमें सामाजिकता का भाव पैदा हो मनुष्य में। और उस सामाजिक भाव पैदा करने के लिए शिक्षा को राज्य का एक कर्तव्य सौंपा गया कि प्रत्येक जो राज्य है यदि वो अपने यहाँ सर्वश्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करना चाहता है तो शिक्षा को अपना क्या मानेगा, कर्तव्य मानेगा। इसीलिए शिक्षा को पूर्णतया प्लेटो राज्य के अधिकार क्षेत्र में रखना चाहता है। अगली जो विशेषता है प्लेटो की शिक्षा प्रणाली की वो है शिक्षा मानसिक रोग का मानसिक उपचार। देखिए शिक्षा से मनुष्य क्या बनता है, सद्गुणी बनता है, अच्छे विचार आते हैं, चरित्रवान बनता है। तो यानी जो भी बुराइयां मनुष्य में होती है या जो अवगुण मनुष्य में होते हैं उनका क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। तो मानसिक रूप से उसका विकास होता है। ये प्लेटो की शिक्षा प्रणाली की भी प्रमुख विशेषता है। अगली जो विशेषता वो है नैतिक विकास पर बल। शिक्षा के माध्यम से शुरुआत में अपन जब देखते हैं तो प्लेटो ऐसा धार्मिक और नैतिक शिक्षा के माध्यम से उनके शुरू से 6 वर्ष से ही कि उनमें नैतिक विकास की जो भावना है या नैतिक विकास पर जोर देता है। और कला और साहित्य में भी अपन देखते हैं कि वो ऐसे पक्षों को पढ़ाने का या विषयों को पढ़ाने का पक्षधर नहीं है जो मनुष्य के अवगुण उसमें पैदा करे या फिर बुराइयों की ओर उसको ले जाए। अगली जो विशेषता है प्लेटो की शिक्षा प्रणाली की वो है सर्वांगीण विकास पर बल। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली में आप देखिए व्यायाम है, संगीत है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। और अंत तक अपन आगे जब देखते हैं 35 वर्ष के बाद, 30 से 35, 5 साल और 35 वर्ष के बाद, तो उसने द्वंद्व और दर्शन की भी व्यवस्था की है। तो प्लेटो की शिक्षा प्रणाली से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है, उसका शारीरिक विकास भी होता है, उसका मानसिक विकास भी होता है और उसका आध्यात्मिक विकास भी होता है। यानी प्लेटो की शिक्षा जो है वो मनुष्य का सर्वांगीण विकास करती है। अगली जो विशेषता वो है शिक्षा केवल उच्च वर्ग के लिए। हालांकि एक तरीके से ये प्लेटो की शिक्षा की सबसे बड़ी कमी अपन मान सकते हैं कि प्लेटो ने
राज्य के जो 3 वर्ग है, उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग, उनमें जो उत्पादक वर्ग है उनके लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की। और प्लेटो की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही था, सर्वश्रेष्ठ सैनिक और उससे भी सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक वर्ग का निर्माण करना, जो राज्य के ऊपर क्या कर सके, शासन कर सके। तो सिर्फ संरक्षक वर्ग, जिसमें वो सैनिक और दार्शनिक वर्ग को मानता है, उनके लिए वो शिक्षा की व्यवस्था करता है। अगली जो विशेषता है प्लेटो की शिक्षा की, वो मनोवैज्ञानिक तत्वों पर आधारित, यानी उसने जो राज्य के 3 वर्ग माने हैं, वो भी राज्य के जो 3 वर्ग है वो तीनों मनुष्य की आत्मा के जो प्रधान गुण होते हैं, जैसे तृष्णा है, लालसा, जिसमें उत्पादक वर्ग को रखा, साहस है तो उसको सैनिक वर्ग में रखा, और जिसमें विवेक या ज्ञान है तो उसको किस में रखा है, दार्शनिक वर्ग में। तो उसी प्रकार से इसने अलग अलग इन वर्गों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की है। शिक्षा का पाठ्यक्रम आयु भेद और वर्ग भेद पर आधारित है। किसके ऊपर आधारित है? 2 उसने स्तर दिए हैं, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। तो दोनों शिक्षा जो स्तर रखें, इनका आधार क्या है? आयु भेद और वर्ग। प्रारंभिक शिक्षा सिर्फ नौजवानों के लिए थी, और जबकि उच्च शिक्षा है वो प्रौढ़ावस्था, शासक वर्ग। इसमें अपन देखते हैं 30 साल के बाद जो शिक्षा दी जाती है, उसमें दर्शन और जो द्वंद्व या फिर वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण अपनाया गया, उसका कारण यही था, एक ऐसे सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक राजा का निर्माण किया जा सके। अगली जो विशेषता है प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की, वो है सरल से जटिल की ओर। यानी शुरुआत में अपन यदि देखें प्लेटो की जो शिक्षा योजना है, तो उसमें शुरुआत में जो बच्चा सीख सकता है अच्छे से या इजी तरीके से, सरल तरीके से, तो संगीत, साहित्य है, व्यायाम, ये सरल विषय पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद में जब उसका इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, रुचि पैदा हो जाती है, तो उसके बाद में 20 वर्ष के बाद गणित, विज्ञान आदि कुछ जटिल विषय, और उससे भी जटिल जो मनुष्य का एक उच्च इस लेवल तक उसके मस्तिष्क का विकास हो जाता है कि वो द्वंद्व और दर्शन को सीख सके या उसको समझ सके, तो वो शिक्षा की व्यवस्था भी प्लेटो 30 वर्ष के बाद में करता है। तो ये उसकी प्लेटो की जो शिक्षा प्रणाली है, उसमें जो सीखने की प्रक्रिया है वो कैसी है? सरल से जटिल की ओर। अगली जो विशेषता अपन देखते हैं वो है शिक्षा आजीवन, 6 से 50 वर्ष की वो आयु बताता है। तो 35 से 40 तक, पहले 35 वर्ष तक वो वैज्ञानिक सारे विषय पढ़ाता है, उसके बाद में 35 से 50 वर्ष तक भी वो व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए कि मनुष्य इधर उधर घूमेगा, व्यावहारिक जगत का ज्ञान प्राप्त करेगा। अंतिम एक तरीके से ज्ञान की उसको जब प्राप्ति हो जाएगी, तभी वो क्या बन सकेगा? दार्शनिक शासक बन सकेगा। दार्शनिक शासक के लिए प्रशिक्षण, प्लेटो की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य एक ये भी था कि दार्शनिक शासक का निर्माण करना। प्लेटो का जो आदर्श राज्य का सिद्धांत है, जिसमें वो कहता है कि उसकी बागडोर जो है या शासक जो बनेगा वो कौन बनेगा? दार्शनिक बनेगा। तो उस दार्शनिक के लिए सबसे पहले उसका मानसिक विकास करते हैं, शारीरिक विकास करते हैं, और उसके बाद में उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित किया जाता है। जो विषय रखे गए वो जन्म से लेकर आयु के अकॉर्डिंग रखे गए। तो ये सारा जो शिक्षा का उद्देश्य था वो था दार्शनिक शासक का निर्माण करना। अगली जो विशेषता है वो है शिक्षा में किसको महत्व दिया गया है? गणित को महत्व है। जैसे अंकगणित है, रेखा गणित है, ये प्लेटो की शिक्षा के विषय थे, तो गणित को महत्व दिया गया। यदि अपन देखें तो प्लेटो की जो अकादमी थी, यानी जिसमें उसके शिष्य शिक्षा लेने के लिए आते थे, पढ़ने के लिए आते थे, उस पर लिखा था कि जिसे अंकगणित का ज्ञान नहीं वह इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। यानी जिस बच्चे को अंकगणित का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, वो प्लेटो की अकादमी में पढ़ने के लिए आ भी नहीं सकता। तो प्लेटो ने अपनी शिक्षा में गणित को अत्यधिक महत्व दिया है। ये थी प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की विशेषताएं। अब अपन देखते हैं कि प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत में क्या कमियां थी। तो इसकी आलोचनाएं, शिक्षा मात्र अभिभावक वर्ग के लिए। हालांकि प्लेटो शिक्षा को एक ऐसी आधारशिला वो मानता है कि जिससे अच्छे नागरिकों का निर्माण हो, और अच्छे नागरिकों के निर्माण के कारण अच्छे राज्य का निर्माण हो, लेकिन फिर भी वो समस्त नागरिकों के लिए शिक्षा का प्रबंध नहीं करता। जो उत्पादक वर्ग है उसको इससे क्या रखता है? अलग रखता है। और प्लेटो की जो शिक्षा है वो सिर्फ सैनिक और दार्शनिक वर्ग के लिए ही उसने प्रस्तुत की है। तो यदि अपन आधुनिक दृष्टि से देखें तो ये एक तरीके से अप्रजातांत्रिक मानी जाएगी। सभी वर्गों के लिए प्लेटो ने शिक्षा की व्यवस्था नहीं की है। दूसरी इसकी जो आलोचना है वो उत्पादक वर्ग की उपेक्षा है। तो ये भी यही है, क्योंकि प्लेटो अपने कार्य विशिष्टता का जो सिद्धांत देता है उसके अनुसार उत्पादक वर्ग सिर्फ क्या करेगा? उत्पादन करेगा,
सैनिक वर्ग रक्षा करेगा, दार्शनिक वर्ग जो है शासन करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग कि सिर्फ उत्पादक वर्ग का कार्य क्या है, उत्पादन करना, इसको न सेना में जाना है और न ही दार्शनिक शासक बनना है। तो उत्पादक वर्ग की एक तरीके से क्या करी है, पूरी उपेक्षा की है। अगला जो अपन इसकी आलोचना देखते हैं वो है डॉक्टर और वकीलों का बहिष्कार। क्योंकि देखिए उसने जो शुरुआत में अपनी शिक्षा योजना में विषय रखे वो थे व्यायाम और संगीत। और प्लेटो का यह मानना था कि व्यायाम से मनुष्य का क्या होगा, शरीर स्वस्थ होगा और शरीर से उसका, संगीत से उसका मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा। यानी उसको अपनी शिक्षा योजना पर इतना पूर्ण विश्वास है कि यदि व्यक्ति उस शिक्षा योजना के अनुसार राज्य के अधीन रहकर राज्य के नियंत्रण में उस शिक्षा को ग्रहण करता है तो वो कभी भी क्या नहीं होगा, रोग भी नहीं होगा। उसको, प्लेटो को अपनी शिक्षा प्रणाली पर इतना ज़्यादा भरोसा था, जबकि ये मुमकिन नहीं है। साहित्य की उपेक्षा, यानी प्लेटो ने साहित्य का दिया है लेकिन फिर भी वो एकदम से उसको राज्य के नियंत्रण में रखना चाहता है। व्यक्ति की अपनी कोई रुचि नहीं है, व्यक्ति का अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो क्या पढ़ना चाहता है, क्या नहीं पढ़ना चाहता। सिर्फ राज्य जो चाहता है वही साहित्य नागरिकों को पढ़ाया जाएगा। कला और साहित्य पर कठोर नियंत्रण, ये भी इससे मिलती जुलती है कि राज्य ने कला और साहित्य पर कठोर प्रतिबंध लगाया। राज्य ये तय करेगा कि नागरिकों को कौन सा साहित्य पढ़ना है और कौन सा साहित्य नहीं पढ़ना है। जैसा कि बारकर ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको लिखा है कि एक नैतिक उद्देश्य के लिए, नैतिक उद्देश्य क्या था प्लेटो का, आदर्श राज्य में दार्शनिक शासक का निर्माण करना और सर्वश्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करना। तो उस नैतिक उद्देश्य के लिए राज्य के पास में जकड़ी हुई यानी राज्य के नियंत्रण में कला मानव की भावनाओं को स्पर्श नहीं कर सकती और जो कला विशुद्ध कला के रूप में श्रोता या पाठक की भावनाओं को गुदगुदा नहीं सकती, वह उसके आधार को भी प्रभावित नहीं कर सकती। यानी यदि राज्य के नियंत्रण में ऐसा साहित्य पढ़ाया जाता है, ऐसी कला उसको सिखाई जाती है जिसमें नागरिकों का किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है, तो वो नागरिकों के मन को प्रभावित नहीं कर सकती है। अगली इसकी आलोचना अपन देख सकते हैं, शिक्षा क्रम क्या है, लंबा और खर्चीला। 6 से 50 वर्ष बहुत काफ़ी लंबा टाइम होता है। तो ये जो शिक्षा है वो जीवन पर्यंत एक तरीके से चलती है, तो काफ़ी लंबा और खर्चीला है। पुरुषों और स्त्रियों की प्रकृति और भावना में प्लेटो क्या करता, अंतर नहीं किया, क्योंकि वो दोनों के लिए एक ही प्रकार की शिक्षा है जो है वो एक ही प्रकार का पाठ्यक्रम निश्चित करता है, जबकि दोनों के लिए पाठ्यक्रम में अंतर होना चाहिए। जैसे कि स्पार्टा में था कि शारीरिक शिक्षा थी, हालांकि लड़कियों के लिए शारीरिक शिक्षा ऐसी कोई अंतर वर्तमान में अपन देखें तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी लड़कियों के लिए जो एक समान पाठ्यक्रम की उसने व्यवस्था की है। अगली जो प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की अपन आलोचना देखते हैं वो है शिक्षा योजना में विरोधाभास। देखिए कैसा विरोधाभास है। एक और अपन देखें तो प्लेटो कहता है कि शिक्षा जो है वो आदर्श राज्य का क्या है, आधार। यानी वो अपनी शिक्षा की व्यवस्था इसलिए करता है कि अच्छे नागरिक बने और अच्छा दार्शनिक शासक बने और वो एक आदर्श राज्य का निर्माण करे। तो जब शिक्षा से आदर्श राज्य का निर्माण किया जा सकता है तो फिर उस शिक्षा को आदर्श राज्य के अधीन रखने का क्या औचित्य है कि यदि आपने शिक्षा से, उचित शिक्षा के द्वारा आदर्श राज्य की स्थापना कर ली तो राज्य का शिक्षा पर फिर क्या नहीं होना चाहिए, नियंत्रण नहीं होना चाहिए। तो एक तरफ वो ये कहता है कि उचित शिक्षा की व्यवस्था राज्य द्वारा ही हो सकती है और दूसरी ओर ये भी कहता है कि शिक्षा से ही सर्वश्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण होगा और वही आदर्श राज्य की क्या करेंगे, स्थापना करेंगे। तो इस प्रकार प्लेटो की इस योजना में क्या दिखाई देता है, विरोधाभास दिखाई देता है। अगली अपन प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की जो आलोचना देखते हैं वो ये है कि तकनीकी शिक्षा का कोई प्रावधान उसने नहीं किया, जैसे उद्योगों के लिए, इंडस्ट्री के लिए या नागरिकों में किस प्रकार का, क्योंकि उत्पादक वर्ग की वो वैसे ही नितांत उपेक्षा करता है, उनका ध्यान नहीं देता। तो उद्योगों के लिए, कृषि में किस प्रकार तकनीक काम आ सकती है, ऐसा पाठ्यक्रम या ऐसी शिक्षा योजना में कोई किसी प्रकार का कोई विषय प्लेटो ने शामिल नहीं किया है। अनावश्यक एकरूपता का दोष या आलोचना इस आधार पर की जाती है कि प्लेटो ने शिक्षा योजना में किसी प्रकार के बदलाव की आवश्यकता महसूस नहीं की, कि हमेशा एक स्थायी और अपरिवर्तनशील पाठ्यक्रम रहेगा जो युगों तक, सालों तक, यानी उसको अपने पाठ्यक्रम पर या विषयों पर इतना भरोसा है कि इसी से
अच्छे नागरिकों का निर्माण हो सकता है। शिक्षा योजना में अधिनायकवाद, अधिनायकवाद क्या होता है? निरंकुशता, राज्य जैसा चाहता है वैसा ही आपको करना है। राज्य व्यक्ति के अपने कोई हित नहीं है, बल्कि उसके कार्य जो है या व्यक्ति के जो हित है वो राज्य के हित है, राज्य का ही वो कार्य करेगा। तो यदि अपन ये देखें तो प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत में अधिनायक तंत्र यानी निरंकुश तंत्र के जो थोड़े लक्षण दिखाई देते हैं, क्योंकि प्लेटो अपनी शिक्षा योजना में राज्य का जो पूर्ण या कठोर नियंत्रण उस पर स्थापित कर देता है। साहित्य भी कैसा पढ़ाया जाएगा, विषय भी कौन कौन से होंगे, इनमें नागरिकों की इच्छा बिल्कुल मायने नहीं रखती। व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास नहीं, वो भी यही बात है कि राज्य के नियंत्रण में यदि शिक्षा दी जा रही है तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को इसी प्रकार ढाला जा रहा है कि वो राज्य के हित में काम में आ सके, तो व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास नहीं हो सकता। इतनी आलोचनाएं होने के बावजूद भी अपन देखते हैं कि उस समय प्राचीन काल में जब यूनान में एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा योजना के बारे में अपन पढ़ा, उस समय भी प्लेटो ने समान स्त्री और शिक्षा के लिए व्यवस्था की है, लड़कों और लड़कियों के लिए, और एक प्रारूप के रूप में, एक योजना के रूप में इस प्रकार का सिद्धांत देना अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इसकी शिक्षा सिद्धांत का महत्व अपन यदि देखें, सबसे पहले प्लेटो पहला चिंतक है जिसने ये बताया कि शिक्षा केवल जीवन के किसी एक निश्चित काल से न होकर किससे हैं? समस्त जीवन से। जैसे अपन देखते हैं ना कि मनुष्य आजीवन सीखता है, शिक्षा क्या होती है? एक तरीके से सीखना। तो प्लेटो की शिक्षा योजना भी आजीवन, जीवन पर्यंत चलने वाली योजना है, और ये एक ऐसी योजना या प्रक्रिया है जो सिर्फ मानसिक ही नहीं, धार्मिक, नैतिक और शारीरिक भी है, यानी मनुष्य के संपूर्ण जो उसके व्यक्तित्व के विकास के जो अंग होते हैं, पक्ष होते हैं, उनका संपूर्ण विकास करती है। प्लेटो की शिक्षा का उद्देश्य शरीर और मस्तिष्क दोनों का विकास करना है। वो व्यायाम से किसका विकास करता है? एक्सरसाइज से शरीर का, और साहित्य से, संगीत से, दर्शन से, द्वंद्व से, या जो वैज्ञानिक विषय उसने अंकगणित, रेखागणित रखे, उससे मस्तिष्क दोनों का विकास करना है। आज के युग के अनुसार यदि अपन देखें तो प्लेटो का जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की अनिवार्य व्यवस्था है, आज अपन यदि भारत में भी देखते हैं तो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाना राज्य का क्या है? कर्तव्य है। तो ये उस समय पाया जाना कि राज्य का ये कर्तव्य है कि वो बच्चों को प्राथमिक शिक्षा तो उपलब्ध करवाई गई, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तरीके से इसमें आधुनिक जो तत्व है प्लेटो की शिक्षा योजना में देखने को मिलते हैं। इस प्रकार ये है प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। धन्यवाद।